हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। पिछले क्लास में हमने देखा था आवेग। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? आवेग बराबर हमने देखा था बल गुणित समयांतराल। ठीक है, जब कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समयांतराल के लिए लगाया जाता है, तो बल और समयांतराल के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? आवेग इम्पल्स बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इम्पल्स बोला जाता है। तो आवेग बराबर हो गया बल गुणित समयांतराल, बल गुणित समय बोल सकते हो। ठीक, इसके SI मात्रक की बात करें, SI मात्रक, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। न्यूटन समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो आवेग का SI मात्रक बोला तो क्या लिख दिया हमने? न्यूटन सेकेंड। अब बात करते हैं विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र तो आपको याद रखना है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है? MLT-2। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? MLT-2। और समय को किससे शो करेंगे? T से। समय मतलब टाइम, ठीक है, तो T से शो कर दिया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या मिलता है? ML-2 और ये पावर 1 है, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1। तो MLT-1 ये बल का विमीय सूत्र हो गया। क्लियर? ओके, ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, आवेग और संवेग में संबंध। आवेग और संवेग में परिवर्तन, आवेग और संवेग में परिवर्तन, ये दोनों में हम संबंध देखेंगे। ठीक है जी, ये दोनों में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, इसी को आवेग संवेग प्रमेय भी बोला जाता है। अभी शो करूँगा, अभी प्रूफ करूँगा, उसको ध्यान से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भैया? न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर होता है ma। F बराबर क्या होता है जी? ma। F बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो m a लिख दिया। अब ये m को m लिखा, a के जगह लिख देता हूँ v - u/Δt, है ना। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो a बराबर आ गया v - u/Δt। ठीक है, v - u अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और Δt क्या है? आपका समयांतराल। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमको मिलेगा mv - mu/Δt। बोलो मिलेगा क्या? ठीक, अब देखिए आप पढ़े हो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर क्या होता है जी? द्रव्यमान गुणित वेग, है ना। P = mv, ऐसा पढ़ाया मैंने। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, तो ये हो गया अंतिम संवेग, तो इसको मैंने बोल दिया P2, इसको बोल दिया प्रारंभिक संवेग, तो P1, और ये हो गया Δt। ठीक, अब P2 - P1 मतलब क्या हुआ? परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। तो परिवर्तन को हम डेल से शो करते हैं। परिवर्तन को किससे शो करते हैं? डेल से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेल P। P2 - P1 के जगह क्या लिख दिया? डेल P। P2 - P1 के जगह लिख दिया बेटा डेल P। ठीक, तो इसके जगह डेल P आया और नीचे में आ गया डेल T। क्लियर? तो आपको F = क्या मिल गया? डेल P/Δt। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सूत्र है, इसको याद रखना है। F = क्या आ गया बेटा? डेल P/Δt। अब मैं Δt को ऊपर ले जाऊंगा, तिर्यक गुणा करूंगा, तो F × Δt मिलेगा, और ये हो गया डेल P। इधर क्या आ गया? डेल P। ठीक, अब देखिए ये क्या दिख रहा है? बल गुणित समयांतराल दिख रहा है। बल गुणित समयांतराल दिख रहा है ना। और बल गुणित समयांतराल मतलब क्या होता है? आवेग। अभी देखा कुछ देर पहले, इसके जगह मैंने क्या लिख दिया? आवेग। और ये क्या है? संवेग में परिवर्तन। डेल P मतलब क्या है भैया? संवेग में परिवर्तन। तो आपको याद रखना है बेटा कि आवेग जो है
संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग जो है वो किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन के। साथ ही में ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, F इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, इसको ना आवेग संवेग प्रमेय भी बोल दिया जाता है। ये आवेग बराबर जो संवेग में परिवर्तन मिला है उसको हम आवेग संवेग प्रमेय भी बोल देते हैं। कई बुक में लिखा है आवेग संवेग प्रमेय करके, और कई बुक में बोला है आवेग और संवेग में परिवर्तन में संबंध। ठीक, ओके, तो ये टॉपिक क्लियर हुआ क्या? ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो आवेग का अनुप्रयोग बोल सकते हो, आवेग के अनुप्रयोग या एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल बोल सकते हो। आपने देखा होगा फर्स्ट एग्जाम्पल, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। ठीक है जी, आपने देखा होगा क्रिकेट खिलाड़ी, या क्रिकेट खिलाड़ी छोड़ो, हम खुद अगर तेजी से गेंद आ रहा है उसको पकड़ते समय हम अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं। गेंद जरूरी नहीं है, कोई भी वस्तु हो, जैसे कि आप मुझे कुछ फेंक के दो तो, हाँ ये लो, इसको फेंक के दो ना, कुछ दो ना यार, पेन को दो फेंक के, पेन थोड़ा हल्का है तो हाथ पीछे की ओर नहीं करूँगा, फिर भी हो ही जाता है, ये है ना। किसी भी चीज़ को मतलब तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय हम अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं, अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं। इसका कारण यह है, मतलब हाथ को पीछे की ओर खींचने से समय का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समयांतराल का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब समयांतराल का मान बढ़ गया है ना, तो सूत्र F इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी के अनुसार, F इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी के अनुसार बल का मान कम हो जाता है। कैसे भाई? यहाँ पे डेल टी को आप जितना बढ़ाओगे बल का मान उतना ही कम होगा कि नहीं? एग्जाम्पल दूं कैसे होगा? जैसे कि मान लो F, मान लो ठीक है, F इक्वल टू है 8/1 है। ठीक, अगर अभी कितना मिल रहा है? बल का मान 8 मिल रहा है। अगर 1 को 2 कर दूंगा तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। अगर इसको मैं 2 के जगह 3 रख दूं, 8/3 रख दूं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.666 ऐसा कुछ आएगा, है ना। अब इसी को मैं 8/4 कर दूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर 8/5 कर दूं तो 2 से कम हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर को, हर को मैं जितना बढ़ाऊंगा वैल्यू उतना ही कम हो जाएगा। मेरा बात समझ आ रहा है क्या? मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि भैया अगर आप हर का मान बढ़ा देते हो तो वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बात ओके है क्या? ठीक, तो आपको याद रखना है बेटा, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपना हाथ इस पीछे की ओर खींच लेता है। इसका कारण यह है कि जब क्रिकेट खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है तो समय का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समय का मान बढ़ जाता है और सूत्र डेल पी अपॉन डेल टी के अनुसार, सूत्र डेल पी अपॉन F इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी के अनुसार बल का मान कम हो जाता है। बल का मान कम हो जाता है तो हमारे हाथ को चोट कम लगता है। बल का मान कम हो जाता है तो हमारे हाथ को चोट कम लगता है। बात समझ आया क्या? ठीक है, तो ये है एक एग्जाम्पल, इसका कारण मैंने बताया, उसको लिखना है। ठीक, लिख लेंगे। ठीक,
नेक्स्ट, सर्कस में जो काम करने वाला आदमी है ना, सर्कस में जो काम करने वाले आदमी को क्या बोलते हैं? जो कूदते उदते हैं, क्या बोलते हैं जी? हाँ, जो भी है सर्कस में जो आदमी है जो अपने को दिखाता है, कूद के दिखाता है, वो हमेशा जाली में कूदता है। किस में कूदता है? जाली में कूदता है या गद्दे में कूदता है ना। अब जाली में जब कूदता है तो वो तुरंत विरामावस्था में आता है क्या? नहीं, उसके विरामावस्था में आने में समय लगता है, विरामावस्था में आने में समय लगता है, ठीक है। और सूत्र F इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी के अनुसार, F इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी के अनुसार बल का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। भैया समय बढ़ा दिए मतलब बल का मान कम हो गया। अतः सर्कस के उस व्यक्ति को, जो कूदने वाला व्यक्ति है, उसको चोट कम लगता है या चोट लगता ही नहीं है ना। वैसे ही हम गद्दा में कूदते हैं तो भी हम विरामावस्था में तुरंत नहीं आते, विरामावस्था में आने में समय लगता है। और समय का मान बढ़ गया तो बल का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अतः सर्कस खिलाड़ी या सर्कस में काम करने वाला व्यक्ति, हाँ स्टंटमैन है ना, हमेशा जाली में कूदेगा या गद्दे में कूदता है। क्लियर? इसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल ये याद रखना है, मिट्टी का बर्तन मिट्टी का जो बर्तन है वो कच्ची फर्श पर या मिट्टी वाली जगह पर गिरता है तो मतलब नहीं टूटता है, मिट्टी वाली जगह पर या कच्ची फर्श पर गिरता है तो नहीं टूटता, जबकि पक्की फर्श पर या पत्थर में गिरता है तो वो टूट जाता है। इसका कारण यह है कि जब मिट्टी का बर्तन या कांच का बर्तन कच्ची फर्श पर गिरता है, कच्ची फर्श पर या मिट्टी वाले ज़मीन पे गिरता है तो वो तुरंत विरामावस्था में नहीं आता, विरामावस्था में आने में समय लगता है भैया, ठीक है। और विरामावस्था में आने में समय लगा मतलब बल का समय का मान क्या हो गया? बढ़ गया। तो सूत्र F अपॉन डेल पी अपॉन डेल टी के अनुसार, F इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी के अनुसार बल का मान क्या हो गया? कम, है ना। अतः मिट्टी का बर्तन नहीं टूटता है, ठीक। इसके विपरीत जब मिट्टी का बर्तन पक्के फर्श पर गिरता है तो वो तुरंत विरामावस्था में आ जाता है, तुरंत विरामावस्था में आ जाता है। अतः बल का मान क्या हो गया? कम। बल का मान क्या हो गया बेटा? कम। सॉरी तुरंत विरामावस्था में आ जाता है तो समय का मान क्या हो गया? कम हो गया, समय का मान कम हो गया और बल का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। F इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी के अनुसार बल का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। अब बल का मान बढ़ गया, अतः जो मिट्टी का बर्तन है जो गिरा है वो तुरंत टूट जाता है। क्लियर? तो ये 2-3 ठोक उदाहरण है तो उसको आप लोग नोट कर लेंगे, याद रखना है, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का तृतीय नियम क्या बोलता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तृतीय नियम है भैया। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। जैसे कि हम जमीन पे खड़े हैं, हम अपने भार के कारण जमीन पे बल लगा रहे हैं, पृथ्वी पे बल लगा रहे हैं नीचे की ओर अपने भार के कारण, और पृथ्वी भी हमको उठाने के लिए ऊपर की ओर बल लगा रहा है, ठीक है, हमारे ऊपर बल लगा रहा है उठाने के लिए। तो जो मैं अपने भार के कारण बल लगा रहा हूँ पृथ्वी पे, वो क्या है? क्रिया बल है, ठीक है जी। और जो पृथ्वी मेरे ऊपर लगा रहा है उठाने के लिए, उसको बोलेंगे प्रतिक्रिया बल, ठीक है। अगर प्रतिक्रिया बल नहीं रहेगा
तो हम पृथ्वी पे खड़े हो पाएंगे क्या? नहीं, सीधा अंदर चले जाएंगे, है नहीं भाई। तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मान लो ये एक टेबल है, ये एक टेबल है भैया, ठीक है, ऐसे समझने के लिए एक टेबल है। अब यहाँ पे मैं क्या रख दिया, कुछ बर्तन रख दिया, ठीक है, कुछ भी बोला जाए तो कुछ सामान की जगह क्या रखूं जी? हाँ, प्लेट रख दिया, या सब्जी से भरा टुकनी रख दिया। टुकनी किसको बोलते हैं? टोकरी को। हम छत्तीसगढ़ी लोग टुकनी बोलते हैं उसको, ठीक। तो ये टुकनी रख दिया मान लो, ठीक है, सब्जी से भरा हुआ जी, साग से भरा हुआ सब टुकनी रख दिया। अब ये जो टुकनी टेबल के ऊपर लगाएगा, अपने भार के कारण टेबल के ऊपर जो बल लगाएगा उसको बोलेंगे क्या? क्रियाबल। क्रियाबल किधर है? नीचे लग रहा है, टेबल पर लग रहा है, ठीक है। टुकनी जो है टेबल पर लगा रहा है, वो बल क्या है भैया? क्रियाबल है। वो क्या है? क्रियाबल। और टेबल टुकनी को उठाने के लिए जो ऊपर की ओर लगा रहा है वो क्या है भैया? प्रतिक्रिया बल। वो क्या है? प्रतिक्रिया बल। टेबल किस पर लगा रहा है? टुकनी पर, ठीक। या कुछ भी रख सकते हो भाई, मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, मेरे मन में यही आ गया, टुकनी तो टुकनी बोल दिया। पुस्तक ले लो, आप खुद बैठे हो, आप टेबल पे बैठे हो नहीं, आप जो टेबल पे लगा रहे हो वो बल क्या है? क्रिया बल है। और टेबल जो आपके ऊपर लगा रहे हो उठाने के लिए वो क्या है? आपका प्रतिक्रिया बल। टेबल प्रतिक्रिया बल नहीं लगावेगा मान लो, तो आप बैठ पाओगे क्या? क्या हो जाएगा? अगर प्रतिक्रिया बल कम रहा तो क्या होगा? आप नीचे गिर जाओगे भाई। प्रतिक्रिया बल की अनुपस्थिति में सिर्फ क्रिया बल रहेगा तो आप तो नीचे गिर जाओगे। बात समझ आ रहा है? तो ये होता है बेटा क्रिया और प्रतिक्रिया बल। तो आपको याद रखना है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को रस्सी से बांधकर खींचते समय रस्सी के टूटने पर जो व्यक्ति है, व्यक्ति कौन व्यक्ति जी? जो बाल्टी को खींच रहा है, रस्सी को खींच रहा है, रस्सी को क्या कर रहा है? खींच रहा है। टूटने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। कौन सा व्यक्ति? जो पानी निकाल रहा है नहीं, पीछे की ओर गिर जाता है, ठीक है। सरल भाषा में बोल सकते हो, कुएं से पानी निकालते समय रस्सी के टूट जाने पर आदमी पीछे की ओर गिर जाता है। सस्ता भाषा में बता रहा हूँ, सुन लो। कुआं से पानी निकालते समय जो पानी निकालने वाला आदमी है, रस्सी के टूट जाने पर पीछे की ओर गिर जाता है। इसका कारण यह है कि हम जो रस्सी पर लगा रहे हैं, है ना, रस्सी बाल्टी से बंधा हुआ है और रस्सी पे हम जो लगा रहे हैं वो बल क्या है? क्रिया बल है। रस्सी पर जो हम बल लगा रहे हैं वो क्या है भैया? क्रिया बल, ठीक है। और बाल्टी रस्सी पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, जिससे उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? तनाव उत्पन्न हो रहा है। वो तनाव किसका काम करता है भैया? प्रतिक्रिया बल का काम करता है। किसका काम करता है? प्रतिक्रिया बल का काम। कहने का मतलब ऐसा बोल सकते हो कि जो मैं रस्सी पे लगा रहा हूँ वो बल क्या है? क्रिया बल है। और बाल्टी मेरे ऊपर जो लगा रहा है वो बल क्या है? प्रतिक्रिया बल। वो बोल रहा है मेरे को मत खींचो, और मैं बोल रहा है नहीं मैं खींचूंगा। समझ रहे हो? तो मैं रस्सी पे लगा रहा हूँ वो बल क्या है? क्रिया बल। और बाल्टी जो लगा रहा है हमारे ऊपर वो क्या है? प्रतिक्रिया बल। और जैसे ही रस्सी टूटता है, रस्सी क्या होता है? टूटता है, प्रतिक्रिया बल क्या हो जाता है? समाप्त, और आदमी पीछे की ओर गिर जाता है। बोलो क्लियर है क्या? क्यों गिर जाता है? क्योंकि
रस्सी में सिर्फ क्रियाबल लग रहा है, क्रियाबल जी, और बाल्टी तो खत्म हो गया, वो नीचे गिर गया, है ना, तो प्रतिक्रिया बल क्या हो गया, समाप्त। तो सिर्फ क्रियाबल के कारण आदमी पीछे की ओर गिर जाता है। बोलो समझ आया क्या? ठीक। इसके अलावा नाव में चढ़ा व्यक्ति, नाव में चढ़ा व्यक्ति किनारे में उतरते समय, किनारे में कूदते समय, किनारे में कूदते समय, किसके किनारे, नदी किनारे, तालाब किनारे, जो भी किनारे हो, उस किनारे में कूदते समय नाव को पीछे की ओर ढकेलता है, नाव को पीछे की ओर पैर से धक्का देता है, पैर से धक्का देता है। भैया आपने देखा होगा, आपने खुद सोचो कई बार हम नाव में बैठते हैं और हमको कूदना होता है साइड में, तो हम नाव के ऊपर ऐसे पीछे की ओर ताकत लगाते हैं, पीछे की ओर धक्का देते हैं। अब हम जो धक्का दे रहे हैं वो क्या है, क्रियाबल है, और नाव भी हमारे ऊपर क्या वापस बल लगाता है, प्रतिक्रिया बल। उस प्रतिक्रिया बल के कारण ही हम आगे कूद पाते हैं, उस प्रतिक्रिया बल के कारण ही हम आगे कूद पाते हैं। बात समझ आ रहा है क्या? नाव में चढ़ा व्यक्ति किनारे में कूदते समय नाव के ऊपर पीछे की, मतलब नाव के ऊपर धक्का देता है, पीछे की ओर धक्का देता है, नाव को पैर से धक्का देता है जी, पीछे की ओर, पीछे की ओर धक्का देता है। ऐसा करने से हम जो बल लगा रहे हैं, नाव के ऊपर बल लगा रहे हैं, क्या है वो, क्रिया बल है, और नाव भी हमारे ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाता है, मतलब उस व्यक्ति के ऊपर क्या लगाता है, प्रतिक्रिया बल। उस प्रतिक्रिया बल के कारण ही वो व्यक्ति किनारे में कूद पाता है। बोलो ओके है क्या? तो ये हो गया न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल हैं, बाकी एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।